वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो कक्षा 6 से 8 के लिए है उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं जो भी स्टूडेंट बीपीएससी फेज़ 2 3.20 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए दिया गया है, जिसमें पहले दिया गया आपका भाषा जो कि 30 नंबर, फिर 40 नंबर का क्या होगा आपका सामान्य अध्ययन होगा, और फिर सामाजिक विज्ञान के कुल 80 सवाल। इस प्रकार से 30, 40 और 80 का जो है आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है कुल 120 सवालों का। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट को और सॉल्व करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। पहले है आपका इंग्लिश का सवाल, लैंग्वेज पेपर का है। तो देखते हैं पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है कीप द गेट क्लोज्ड, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एवर्ब सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इनडायरेक्ट नरेशन इसके में आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर, जो आपका गलत पेयर है उसको आपको चूज करना है। तो इनकरेक्ट जो पेयर हो जाएगा ऑप्शन 1 में दिया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब ए स्टिच इन द टाइम सेव्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ काउंट? काउंट का फेमिनिन जेंडर बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा काउंटेस। काउंटेस ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चूज द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का आपको जो है ऑपोजिट शब्द को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अलर्ट। अलर्ट के समान जो मतलब हो रखता है शब्द, वैसे शब्द को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉचफुल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा ए हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम ऑप्शन 3 मिसोजिनिस्ट। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट, सप्लाई द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन चूज करना है आपको यहाँ पे, जो करेक्ट आ जाएगा तो बट आ जाएगा फ्रेंड। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज पेपर कंप्लीट हुआ। अब 9 से 11 तक जो है फ्रेंड्स आपको एक गद्यांश दिया गया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ स्किप करके जो है पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, और हम जो है सीधे सवालों की तरफ जाते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है जो कि चेयरमैन सर का है। आप लोग जो भी बीएड या सीटेड कैंडिडेट हैं, अपियरिंग कैंडिडेट हैं, सिर्फ अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है इस बार मौका नहीं मिलेगा फेज़ 2.0 में, क्योंकि ये लोग जो हैं सर ने बिल्कुल क्लियर तरीके से यह कह दिया है कि बीएड और सीटेड अपियरिंग स्टूडेंट्स को इसमें हम मौका नहीं देंगे। कई सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से साथ ही एक और अलग बात भी कही है कि हर साल जो अगस्त के महीने में ये अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे। बीपीएससी जैसे और एग्ज़ाम लेती है और वैसे ही आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए हर साल अगस्त के महीने में जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, और इस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया हर साल की जाएगी। तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट है घबराना नहीं है। एपियरिंग कैंडिडेट्स वाले बस अपनी जो है तैयारी को अच्छे से मजबूती से के साथ करते रहें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन नेक्स्ट आ जाए आपका, आप उसमें से जो है आसानी से क्लियर कर लें एग्ज़ाम को। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आयोग ने कहा है तो अवश्य ही करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल का। ये जो है एक तरह से जैसे बिहार में हम लोग छठ पूजा को राजकीय पर्व का दर्जा देते हैं, वैसे ही जो दुर्गा पूजा है ये बंगाल में काफ़ी प्रचलित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नवरात्रि को कौन सा पर्व माना जाता है? जो नवरात्रि है इसको कौन सा पर्व माना जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति की उपासना का पर्व, ऑप्शन थर्ड। चलिए 11 नंबर के सवालों को देख लेते हैं। नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता की भी जाती है? तो नवरात्रों में हम कौन सा जो है नृत्य करते हैं? तो यह हो जाएगा गरबा का, सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स। और आप प्लीज़ गद्यांश को जो है पढ़ लीजिएगा। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जान पर खेलने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह जिसमें बहुत सारे जनों का हमें बोध पता होता है। तो हिमालय, राम, सेना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सेना में आपको साफ साफ दिख रहा है बहुत सारे सेना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 14 को, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है आपको वह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धैर्य जो है यह तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गीत गा रहा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस जो देखने पर आप पाएंगे यह जो है गा रहा है यानी तत्कालिक वर्तमान जो है स्थिति इसमें दर्शाया गया है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे कि असोच, असोच, दोनों में जो है सही जो शब्द युग्म है उसे आपको ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, बिना सोच के, अशुद्ध, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अठकोना में कौन सा समास है? तो अठकोना में फ्रेंड्स द्विगु समास पाया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन में, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। संग और संग, ग और घ में अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सार्थ समिति, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर आपका निंदा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो एक आपको संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है जो ऑप्शंस में राइट दिया गया है। तो जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन 1 दिखेगा आपको, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। यह जो है संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण है। 30वां सवाल है हमारा, जहां पहुंचा ना जा सके इनमें से के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जहां पहुंचा ना जा सके इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अगम्य, मतलब वहाँ पे आवागमन का जो है सही ढंग से नहीं पहुंचा जा सकता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो क्या हो जाएगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हो, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जबानी जमा खर्च करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा केवल बात और कुछ नहीं, जबानी जमा और खर्च करना। नेक्स्ट देख लेते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन को, मैंने आम खाया वाक्यों में किसका उदाहरण है? तो मैंने आम खाया में हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आसन्न भूत का जो है उदाहरण है ये। नेक्स्ट सवाल है आपका, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की इस वाक्य को जब हम बदलेंगे तो ये पाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 26वें नंबर पे क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको यह बताना है। तो जो वहाँ पे केवल 2 लोग थे यह कथन जो है आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सवाल है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक हो जाएगा संप्रदान कारण हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ईमान बगल में दबाना, इसका जो है इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेईमानी करना,
नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का डैश दिया। तो क्या दिया फ्रेंड्स? तो आदेश ही दे सकते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्वतंत्रता। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं आपके सामान्य अध्ययन के सवालों को, जिसमें 40 प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स। मैं मैथ के सवालों को जो है स्किप करूँगी और जो रेस्ट सवाल है उसको करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन के पेपर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बांगर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 11 फरवरी को। तो अभी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन आप याद रखिएगा 11 फरवरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है? तो यह नदी है आपकी ताप्ती नदी। याद रखिएगा ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई में है, और यह नदी जो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है, इसलिए इसका उत्पत्ति पश्चिमी घाट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका बल सबसे कमज़ोर होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स सब्सक्राइब है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक तभी पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगले सवाल को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो यह जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी की लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बॉक्साइट में कौन सा खनिज पाया जाता है जो मिट्टी जैसा पदार्थ है? तो यह पाया जाता है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन को, वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो यह व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स बता दूं आपको, व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था यह व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसके जो पहले सत्याग्रही थे ये आचार्य विनोबा भावे थे, लेकिन जो है इनके जेल जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही के रूप में आए। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर के सवाल को, तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में कौन शामिल हुए थे? तो यह थे आपके भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस दक्षिण भारतीय नृत्य को कथावाचन भी कहा जाता है? तो यह है आपका कथकली को। और क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसका अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है? तो यह रखा जाता है आपका अनाज का अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? सभी को पता होगा इसका आंसर, यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो हड़प्पा सभ्यता था यह आपके रावी नदी के तट पर जो है स्थित थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था? तो आपको जो है शहर को बताना है फ्रेंड्स, कौन कौन से शहर शामिल थे? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं कालिदास, अपनी कविताओं के लिए काफ़ी फेमस है, जिन्होंने संस्कृत में नाटक, कविता, महाकाव्य आदि की अपनी जो है उत्कृष्ट कृतियों के लिए इसे भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारत ने किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम को अपनाया था? तो यह अपनाया गया था सन 2002 को। क्वेश्चन नंबर 53 में है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है चुनाव आपसे यह पूछ रहा है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 में है, वह स्थान जहाँ जानवर को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है कहलाता है। तो ऐसे एक जगह को हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। तो यह कहाँ हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है वहाँ पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपका रॉबर्ट बाउल्स ने किया था फ्रेंड्स। पलासी पूछ रहा है, ना कि बक्सर, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? तो यह नदी है आपकी ब्राह्मणी नदी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यह उड़ीसा राज्य एवं पश्चिम बंगाल के हिस्से को कवर करता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, लौह अयस्क की खान बादम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो यह बादम पहाड़ जो है यह अवस्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था? तो फ्रेंड्स जो गैस नहीं शामिल किया गया था यह ओजोन था, ऑप्शन 2 था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित गैसों को उनके सूत्रों का साथ जो है मिलान करना है। तो फ्रेंड्स जब आप मिलान करेंगे तो पाएंगे जो मीथेन है ये CH4 ही होता है इसका। जो आपका ईथेन है इसके लिए हम C2H6 का उपयोग करते हैं। जो प्रोपेन है इसके लिए हम करते हैं C3H4 का, और ब्यूटेन के लिए C4H10 का। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन जो 3rd है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। तो जो इसमें गलत कथन है फ्रेंड्स यह मैक्सिला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, मणिबंध गर्दन। ऑप्शन 4 कार्पल बोन जो है यह गर्दन का के साथ जुड़ता है, यह जो है आपका गलत कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 जो हो जाएगा, स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, यह कथन जो है आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? तो आपको नीचे जो है ऑप्शंस में बुक का नाम दिया गया है जिनकी रचना अब्दुल कलाम ने नहीं किया है फ्रेंड्स। तो जो नहीं किया गया है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है फ्रेंड्स, जिनको जो है 1942 से 45 के बीच लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट सवाल में है आपका 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी थे इस समय 1848 से 56 के बीच, और इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 से संबंधित है। तो जो यह संबंध रखता है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली पर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत बगान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बगानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो यह जो प्रावधान था अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 के तहत। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हम वायु की गति को मापने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हो जाएगा आपका, ऑप्शंस और देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में है, हमारे जल संसाधन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल अधिनियम पारित किया था? तो यह अधिनियम आपके 1974 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला सवाल जो है फ्रेंड्स आपका अब शुरू होता है सामाजिक विज्ञान यानी आपके सोशल स्टडी के सवालों को जिसमें कि कुल 80 प्रश्न होंगे। तो उसके अंतर्गत आपका पहला सवाल है, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? तो यह था आपका राज्य
त्रावणकोर के दीवान, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसने शुरुआत माना था? तो यह माना था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखिए। उसके बाद जो है आपका फिर आपको कूट की सहायता से आंसर भी देना है फ्रेंड्स। तो जब आप इसको सही कालक्रम अनुसार रखिएगा तो पहले आ जाएगा आपका ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो जो नहीं मिला है, लिखित सहित मंदिर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सवाल में पूछ रहा है आपसे, अशोक ने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था इन्होंने? तो यह था आपका मागधी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश का जो है पहली बार गठन किया गया था भाषा के नाम पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो यह थे आपके राजा भोज। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो यह बनाए गए थे बक्सर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तीर्णता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 में है आपका, ब्रिटिश साम्राज्यवादी के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 81 में है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके उपनामों के साथ जो है मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं। तो जो जयप्रकाश नारायण थे, इनको क्या कहा जाता था? लोकनायक कहा जाता था। जो CF एंड्रयूज थे, इनको दीनबंधु, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन, और लाला लाजपत राय को कहते थे हम पंजाब केसरी के उपनाम से। तो आपको मैंने बता दिया। अब इसको जब मिलाएंगे आप तो पाएंगे जो ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो और ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस उपनिषद से लिया गया है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो गुट निरपेक्षता नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह जो गुट निरपेक्षता है पंचशील का सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बात करें पंचशील समझौते की तो इनको नेहरू ने जो है विदेश नीति के का मूल आधार माना था। और यह जो है आपका 1954 को जो है 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत चीन संधि के में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट सवाल में है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो इस सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सहसंबंधित कीजिए। संग्रहालय और जो है आपके स्थान को दिया गया है फ्रेंड्स। तो जो आशुतोष संग्रहालय है, याद रख लीजिएगा, यह जो है आपके कोलकाता में अवस्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम यह मुंबई में अवस्थित है। कैलिको संग्रहालय यह अहमदाबाद में अवस्थित है। राजा केलकर संग्रहालय यह पुणे में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आप जब मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है। ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
89 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका, कारण है अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिज्म संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, पत्थर, पेड़ और पशु के पूजा से मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है, और ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो इसका तीसरा कथन है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं, यह कथन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? कई बार बीपीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो यह था आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, यह प्रावधान नहीं था। अगला सवाल है, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह था आपका लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे, उसे कहा जाता था, तो उसे हम बलि कहते थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो यह थी सरोजनी नायडू। वहीं अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट हो जाती फ्रेंड्स, एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, नवपाषाण स्थल ब्रुजहोम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो है यह कथन को बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे का जो दूसरा कथन है यह सही नहीं है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही कथन है यह हो जाएगा, खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे निंद्यता पूर्वक बंद कर दिया गया था, यह कथन जो है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सर सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्होंने मुस्लिमों की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया था, यह कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 उस समय तक लागू संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम था। इस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं होगा? फ्रेंड्स टाइपिंग एरर है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे फ्रेंड्स, यह अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया था, यह कथन सही नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो कौन सा जो हो जाएगा स्टेट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट सवाल में है आपका, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताना है आपको, अवरोही क्रम में फ्रेंड्स। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1, उन्नयन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है क्या होता है? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो यह है आपका त्रिवेणी नहर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 हो जाएगा, सेल्वा कहते हैं इसे हम।
ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शंस में आपको देखकर बताना है। तो यह हो जाएगा आपका पटना, जो भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि 25 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए कथनों को पढ़िए और जो है सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिया गया है, उच्च तापमान भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और कथन है दूसरा, तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। कथन से बताना है जो आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3। दोनों कथन सत्य है एवं एक कथन दो कथन के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो सहकारी खेती नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है यह हो जाएगा आपका तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना। यह कथन आपके भारतीय मानसून को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। अगले सवाल में है आपका, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो यह जो है किसने कहा था। तो यह कहा था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, केपलर ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, यह कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो चावल के बाद जो बिहार का दूसरा फसल हो जाएगा यह गेहूं हो जाएगा। डेटा याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है। तो यह है आपका एंथ्रासाइट, जो कि उच्च कोटि का कोयला माना जाता है फ्रेंड्स, जिसमें 90% कार्बन की जो है अंश पाया जाता है। ये भी डेटा याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है। तो यह झील है आपका कोलेरू झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 116 को, 116 को, यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST है तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने पर 8:16 पूर्वाह से 6:48 पूर्वाह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस उद्योग को फुटलूज उद्योग कहा जाता है। तो यह जो आपका उद्योग है यह हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह प्रतिपवन पार्श्व में स्थित होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ देश दूसरी तरफ स्थानीय पवन दिया गया है, फिर आपको कूट की सहायता से आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो याद रखना है फ्रेंड्स आपको, जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर आपका स्थानीय पवन विली विली होता है। चीन में जो है स्थानीय पवन टाइफून होता है। फ्रांस का क्या हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा आपका मिस्ट्रल, और वेस्ट इंडीज में हो जाएगा प्रभंजन। इस प्रकार से ऑप्शन 1 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वूलर झील, हरिके सांबर झील और किबुल लामजाओ के सामान्य कारक क्या है। तो इसका सामान्य कारक आर्द्र भूमि है, ये वेटलैंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा फ्रेंड्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को सही पढ़ने पर मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, यह कथन जो हो जाएगा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 को, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो देश की आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण है यह किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ क्या हो जाएगा, नदी का प्रवाह तेज होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया? तो यह किया गया है आपका विलंबित विस्तारशील चरण में। नेक्स्ट सवाल है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं? ये हम अवसादी सेल कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन से वनों की पत्तियां गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? तो ऐसे जो है पत्तियों को हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यानी सदाबहार रहती हैं इसमें, ये कभी भी झड़ते नहीं हैं इसमें पत्ते। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। उज्ज्वला योजना, जिसको मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को जो है आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? तो यह कहलाती है वाणिज्यिक खेती। याद रखिएगा, इसे हम कमर्शियल खेती कहते हैं। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है और फिर आंसर बताना है। नहीं फ्रेंड्स, उपयुक्त में कौन सही ढंग से मेल खा रहा है आपको यह बताना है। तो आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे जो मेल खा रहा है इसमें से आपका यह हो जाएगा आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह उत्तराखंड में है। सुंदरबन यह पश्चिम बंगाल में है। और जो बेरियार बाग अभ्यारण्य है यह केरल में है। तो 1, 2 और 5 जो है करेक्ट है, बाकी सब जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? तो यह संस्था है आपका संसद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? तो यह हो जाएगा समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप में ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो कथन सत्य नहीं है भारत के संदर्भ में, यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो यह शामिल है अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट सवाल है, जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है? तो ऑप्शंस देखने पर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? तो जो कथन लोकसभा के बारे में सही है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, यह कथन सत्य है। अगला सवाल है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो यह चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से 2 कथन भारत के में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन का सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? तो 2 कथन को बताना है फ्रेंड्स। तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो जो वक्तव्य सही नहीं है इसमें यह हो जाएगा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो यह है आपका अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? तो जो शामिल है यह हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में ए और डी हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के रूप में भी हम कहते हैं, जो कि 1976 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है? तो जो ग्राम सचिव के लिए सही नहीं है यह हो जाएगा, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। यह कथन जो है सचिव के लिए सही नहीं है। अगले सवाल में दिया गया है अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? तो अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य होता है अध्यक्ष के ना होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना। अगला सवाल है भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह भारत की जनता से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो जो कथन सही है इसमें यह हो जाएगा, भारत जो ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में एक गणतंत्र प्रणाली है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो कार्य क्षेत्र में नहीं आता है यह हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। लास्ट सवाल है यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में क्या है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।